बच्चों नमस्कार। अभी हम लोग एसएससी मंत्रा 2 का ये आप इंट्रो प्रोमो वीडियो देख रहे हैं। ये बुक जो है एसएससी मंत्रा 2, इसमें ये तो पहले एक बहुत ही वास्ट कलेक्शन है और कोई भी बच्चा जो कोई भी एग्जाम दे रहा हो जिसमें इंग्लिश हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक पीओ का एग्जाम हो, सीपीओ हो, कैट हो, एनडी हो, एयरफोर्स हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पेपर है, तो ये एकदम निश्चित तौर पर आप इस किताब को बनाइए। 100% आप लाभान्वित होंगे इससे, 100%। 100 पेजेस की ये बुक है, बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन है प्रीवियस क्वेश्चंस का। अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चंस लिए गए हैं, सीजीएल के क्वेश्चंस हो, बैंक के क्वेश्चंस हो, सीपीओ के, हर एक एग्जाम से क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है। इसमें क्या क्या मिलने वाला है? एरर फाइंडिंग के 1050 क्वेश्चन इसमें, बोल्ड पार्ट करेक्शन के 1000 क्वेश्चन है, ईडीएम फ्रेजेस के 400, फिलर्स के 500 और स्पेलिंग एरर के 1000। अच्छा, ये सेट वाले अंदाज में क्वेश्चंस नहीं है, एरर फाइंडिंग के सारे क्वेश्चंस एक जगह पर 1050 क्वेश्चन, वो 25-25 का सेट बना हुआ है। इस तरीके से वो 40-41 सेट, जो 42 सेट आपको एरर फाइंडिंग के मिलेंगे। उसके बाद बोल्ड पार्ट करेक्शन के, फ्रीडियम फ्रेजेस के, फिलर्स के सारे सेक्शन वाइज जैसा मैंने बताया एग्जाम पैटर्न के अनुसार है। जो आप सॉल्यूशन देखने वाले बहुत विस्तार से देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, सॉल्यूशन कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, रिवीजन दूंगा, एक पॉइंट आएगा उससे 5 पॉइंट का रिवीजन कराऊंगा, लेकिन पढ़ाना नहीं है। तो कंसेप्ट रिवीजन के लिए परफेक्ट बुक है। एग्जाम के पहले आप इसको खत्म कर लीजिए, चाहे आप सीपीओ मेंस देने वाले हो, सीजीएल मेंस देने वाले हो, कोई भी एग्जाम देने वाले हो, और प्रीवियस क्वेश्चन नहीं और नए पैटर्न के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए। तो एकदम अनिवार्य बुक है। मोटा मोटी आप यहाँ पर देख रहोगे तो 4000-4500 क्वेश्चन है इस बुक में। 100 पेजेस की बुक है, फोटो कॉपी करा लो, 50 रुपये लगने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, तब सॉल्यूशन मिलोगे। अगर इसका आउटपुट लेना है, इसको बस देखो वीडियो की तरह, फिल्म की तरह देखोगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला। आपके पास इस किताब का प्रिंट हो और फिर आप उसका सॉल्यूशन करें, और जो भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, फाइंडिंग का फर्स्ट एक्सरसाइज बना रहे हैं, उसमें 25 क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि मेरा सब तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे डाउट है, तो उसको सर्किल किया करें, ताकि उसमें बाद में जाने के इसमें मुझे डाउट था, या क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है, तो उसको सर्किल कर लें। बाद में जब आप सॉल्यूशन मिलोगे तो वहाँ पर बेहतर उस पर ध्यान जाएगा। और नोट्स जरूर बनाइए जब सॉल्यूशन कर रहे होंगे, तो डॉट वाले क्वेश्चन को सर्किल करें, बाद में उसको जरूर चेक करो। और जो भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें इंग्लिश हो, तो ये मस्ट है बुक है, एकदम अनिवार्य बुक है, बनाकर देखो, आनंद आ जाएगा। इस किताब की जो पीडीएफ लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फोटो कॉपी करा लो, प्रिंटेड फॉर्म में रख लो, सॉल्यूशन करो, तब मिलो। सही प्रैक्टिस करोगे, सही सफलता मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चा लोग, ये अपनी एसएससी मंत्रा है, एसएससी मंत्रा 2, और इसमें मैं एक नजर आपको दिखा दूं। ये देखो, ये इसमें एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस, बोल्ड पार्ट करेक्शन के क्वेश्चन, पेज नंबर 27 से 62, और फिर ईडीएम फ्रेजेस और फिलर्स के क्वेश्चन, मिसस्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन जो है एरर फाइंडिंग का। ये देखो फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेट 1 है, एक्सरसाइज 1 25 क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज 2 है। इसी प्रकार आगे आपको फिर एरर फाइंडिंग जहां खत्म होगी पेज नंबर 26 पर, वहां पर आपको फिर बोल्ड पार्ट करेक्शन वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो ये देखो पेज नंबर 27 से आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो बोल्ड पार्ट करेक्शन के क्वेश्चन है वो आ जाएगा। उसी प्रकार जब आगे बढ़ोगे तो आप ईडीएम फ्रेजेस वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसको जरूर बनाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसे तरह इडियम्स के क्वेश्चन आ गए, ये सारे इडियम्स के क्वेश्चन एक जगह। फिर उसी प्रकार आगे बढ़ोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, स्पेलिंग चेक, ये देखो फिलर्स के क्वेश्चन यहाँ से आ गए, फिलर्स के क्वेश्चन आ गए। आगे आप बढ़ोगे तो स्पेलिंग करेक्शन वाले, जिसमें बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं, नंबर गवा के आ रहे हैं। तो अब देखो मॉक लगाओगे तो उसमें 2 आएगा, 4 आएगा ना, इसमें एक जगह पर देखो ये मिसस्पेल्ड वर्ड्स के एक्सरसाइजेज आ गए। बहुत वास्ट कलेक्शन है, निश्चित तौर पर बनाइए, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत कुछ सीखोगे इसमें। चलो बच्चा लोग, सभी का वेलकम है, स्वागत है। ये इस प्लेलिस्ट का पहले फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग एसएससी मंत्रा के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कृपया इस सेशन को और लोगों तक शेयर करें ताकि आगे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। चलिए बिना लेट किए हम लोग अब सेशन को शुरू करेंगे। ध्यान रखना है कि हम लोग डिटेल्स में तो जाएंगे, बट कोशिश ये करनी है कि आपके पास इसका पीडीएफ हो ताकि आप उसको ढंग से उसके नोट्स वगैरह बना सकें। चलो जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है एरर फाइंडिंग का, और उसका पहला क्वेश्चन है अनदर बैफलिंग चेंज। अनदर एक एडजेक्टिव है, बैफलिंग भी एडजेक्टिव है। बैफलिंग मतलब परेशान करने वाला, ये एक नाउन है। चेंज, इस नाउन के लिए 2 एडजेक्टिव्स हैं, यही नाउन हमारा सब्जेक्ट है। एक और परेशान करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला बदलाव है, और ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा, इसका वर्ब हमारा यहाँ इज है। तो सर ये बीच में फिर क्या है यहाँ से यहाँ तक? ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। अनदर बैफलिंग चेंज इज दैट ही अवॉइड्स, ये दैट से बना पूरा नाउन क्लॉज है जो कि कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। हम लोग जानते हैं ना कि नाउन क्लॉज जो होते हैं वो दैट से बनते हैं, इफ से, वेदर से, इंट्रोगेटिव से। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पीओ, कंप्लीमेंट और नॉन इन अपोजिशन, ये 5 काम करता है। यहाँ पर हम लोग जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग बहुत ही क्रिस्प रखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा लेंदी नहीं करें। मुझे यहाँ पढ़ाना नहीं है, मान के चल रहा हूँ कि अगर आप इस बुक को बनाने आए हैं तो आपके पास ग्रामर की आपने पढ़ाई की है, डिटेल्ड उसका ढंग से आपने उसको हर एक चीज़ को चैप्टर वाइज पढ़ाया, देन ओनली आप इसको ढंग से करेंगे, हमारे साथ आपको आनंद आएगा। तो चलो यहाँ दैट से जो बना पूरा नाउन क्लॉज है वो अनदर बैफलिंग चेंज इज दैट, एक और जो उसके अंदर आश्चर्यजनक बदलाव है वो है कि वह मुझसे बात करने से बचता है। दैट ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। अब ये जो अवॉइड वर्ब है ये अपने बाद जेरन लेता है। अवॉइड इज फॉलोड बाई V4। अगर अवॉइड के तुरंत बाद वर्ब लेना हो, सी अवॉइड्स टॉकिंग टू मी। कई ऐसे वर्ब हैं जो अपने तुरंत बाद जेरन लेते हैं, मतलब V4 लेते हैं और जेरन को अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये लगभग 40 से 45 इंपॉर्टेंट वर्ब्स है ना, जैसे एंजॉय, अवॉइड, मिस, एस्केप, अप्रिशिएट, एंटिसिपेट, रिसेंट, रेजिस्ट, लोथ, हेट, डिसलाइक, एबहॉर। ये वो वर्ब्स हैं जो अपने तुरंत बाद जेरन लेते हैं। बहुत बेसिक सी लिस्ट है और हम लोग इस लिस्ट को 50 बार कोर्स में पढ़ते हैं। तो अवॉइड अपने बाद यहाँ नॉन क्लॉज के अंदर का सब्जेक्ट ही है, ही का वर्ब अवॉइड, अवॉइड का ऑब्जेक्ट जेरन, और ये दैट से बना पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। आई सेकंड सब्जेक्ट है, नोटिस, और नोटिस का ऑब्जेक्ट है यहाँ चेंज, आई नोटिस चेंज। तो वो जो चेंज यहाँ ऑब्जेक्ट था वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट बन गया, और ये इसका एंटीसीडेंट है। ये जो आप देख रहे हैं चेंज, ये एंटीसीडेंट है। एक और बदलाव जो मैं उसमें नोटिस करता हूँ, इन हिम, चेंज इन समबडी। नाउअडेज, नाउअडेज मतलब आजकल, कि वह मुझसे बात करने से बचता है। तो आंसर इज सी। चलो आगे बढ़ेंगे। चेंज इन समबडी, वो ध्यान रखना, क्लियर है। और इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओगे कि सर इसको और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको या और क्रिस्प चाहिए, क्योंकि एक दुविधा बनी रहती है एज ए टीचर कि अब देखो इसका अगर सॉल्यूशन हम लोग डिटेल में जाए कि नाउन क्लॉज क्या होता है, जेरन क्या होता है, तो वो तो पढ़ाना नहीं है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये सारी पढ़ाई की है।
अगला आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। अब आस्क एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव पता है ना, जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। डाई ट्रांजिटिव से क्या का भी जवाब मिलता है और किसे का भी। डाई ट्रांजिटिव से अगर आप क्या पूछोगे उसका भी जवाब मिलेगा और किसे का भी। जैसे आई गेव हिम अ बुक, आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे किताब दिया। तो क्या दिया? किताब। किसे दिया? उसे। तो गिव के दो ऑब्जेक्ट है, हिम और बुक। ऐसे बहुत सारे। तो आस्क भी, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, क्या और किसे दोनों का जवाब मिलेगा। मैंने पूछा, किससे पूछा? उससे। क्या पूछा? कि वो बाहर कैसे जा सकता था। ये हाउ से पूरा एक नाउन क्लॉज बन रहा है। तो आज का एक ऑब्जेक्ट तो ये प्रोनाउन हिम है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये नाउन क्लॉज है। और हम लोग जानते हैं कि जब नाउन क्लॉज इंट्रोगेटिव एडवर्ब WH वर्ड जो है ना, ये दो ही काम कर सकते हैं। WH वर्ड जो है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, वो दो काम करते हैं, या तो वो क्वेश्चन पूछेंगे या नाउन क्लॉज बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वाक्य इस स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। वेयर आर यू गोइंग है ना, वेयर आर यू गोइंग। लेकिन जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है, जब नाउन क्लॉज बनाएंगे तो ये ऑक्सिलरी चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद। कई लोग इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं, बेसिकली ये नाउन क्लॉज होता है। अगर मैं लिखूं आई नो, मैं जानता हूं, वेयर आर यू गोइंग नहीं, वेयर यू आर गोइंग, क्योंकि ये पूरा नाउन क्लॉज जो बन रहा है ये नो का ऑब्जेक्ट होगा। तो उसी तरह यहाँ आज का ऑब्जेक्ट ये हाउ से बना नाउन क्लॉज है, तो ऑक्सिलरी वर्ब ये सब्जेक्ट के पहले नहीं, सब्जेक्ट के बाद आएगा। आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट, मैंने उससे पूछा वो बाहर कैसे जा सकता था यदि बारिश शुरू हो जाती। चलिए जी नेक्स्ट। तो एरर हमारे सेक्शन बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एरर हमारे ए में है। क्या एरर देख लेते हैं। वन ऑफ द स्टेट्स, राज्यों में से एक, वन ऑफ द स्टेट्स मतलब राज्यों में से एक, वाज राजकोट, वन ऑफ द स्टेट्स वाज राजकोट। हमारा सब्जेक्ट वन है, वन ऑफ के बाद जब प्लूरल नाउन होता है तो वर्ब सिंगुलर होगा। और राजकोट जो ये नाउन है, कभी भी बी क्रिया के बाद जब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब आ जाए या नाउन क्लॉज आ जाए तो वो कंप्लीमेंट होता है बी क्रिया का। आई एम राम, तो राम यहाँ कंप्लीमेंट है। गीता वाज सैड, तो सैड कंप्लीमेंट हो जाएगा। बी के बाद नाउन आए, एडजेक्टिव आए, प्रोनाउन आए, एडवर्ब आए, वो कंप्लीमेंट पूरक का काम करता है। तो वन ऑफ द स्टेट्स वाज राजकोट, राज्यों में से एक राजकोट था, तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। और दूसरा वाक्य है यहाँ पर, ये S1 भी1 है, ये पहला वाक्य, पहला वर्ब, पहला कंप्लीमेंट। दूसरा वाक्य है सत्याग्रह वाज ऑफर्ड, सत्याग्रह किया गया, ऑफर मतलब यहाँ पर करना, इन द स्टेट। तो यहाँ जो इन द स्टेट था ऑफर्ड के बाद, वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन PO बन गया इनका। ये इन द स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट की जगह विच आ गया यहाँ पे, और विच का एंटीसीडेंट ये बन गया। तो सर ये वन ऑफ द स्टेट्स और वाज जो वर्ब है, ये इतना बीच में स्पेस क्यों आ गया? तो भैया रिलेटिव प्रोनाउन से जो पूरा क्लॉज बन रहा है, ये पूरा जो क्लॉज बन रहा है वो एंटीसीडेंट के पास रहेगा, तभी तो उससे रिश्ता जोड़ेगा ना। तो राज्यों में से एक जहां सत्याग्रह किया गया वो राजकोट था, जहां गांधी जी ने अपना जीवन बिताया था। और ये जो वेयर है, WH वर्ड 3 तरह का काम करता है। WH वर्ड या तो क्वेश्चन पूछता है या नाउन क्लॉज बनाता है, जो भी हम लोग देख रहे थे। WH वर्ड एडजेक्टिव क्लॉज भी बनाता है। कैसे होगा सर? जब भी WH वर्ड, कोई भी WH, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे एडवर्ब, अगर उसके पहले आपने नाउन एंटीसीडेंट लगा दिया तो वो क का नहीं ज का अर्थ देगा। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है ग्रामर में तो फिर आपने ग्रामर नहीं पढ़ा है। ये वो ग्रामर है ना जो हम लोग मतलब 0 से लेकर एकदम एक्सट्रीम लेवल तक पढ़ते हैं, मतलब ये बेसिक्स है ग्रामर के। तो ये जो वेयर है ये रिलेटिव एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एंटीसीडेंट आया हुआ है। राजकोट, जहां ही हैड स्पेंट हिज यूथ, जहां उन्होंने अपनी जवानी बिताई थी, गांधी जी की बात हो रही है। चलो जी नेक्स्ट। हार्डली हैड द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड, ये पार्शियल इन्वर्सन का मामला है। हार्डली के साथ ये वेन वाला स्ट्रक्चर है। कोई काम हुआ ही था जब दूसरा काम हो गया, तो हार्डली के साथ हम लोग या तो कंजंक्शन वेन लगाते हैं या बिफोर। ये दोनों क्लॉज में अपना अपना सब्जेक्ट वर्ब होगा। हार्डली वाले क्लॉज में अपना सब्जेक्ट वर्ब होगा और वेन वाले क्लॉज में अपना सब्जेक्ट वर्ब। हार्डली एडवर्ब है और हार्डली के साथ पेयरिंग करते हैं वेन या बिफोर की, जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम है, समय बताने वाला कंजंक्शन है। अगर यहाँ नो सूनर होता तो यहाँ देन का प्रयोग करते हैं। अगर आप हार्डली को शुरू में लिखोगे, अगर आप हार्डली से वाक्य को शुरू करते हैं तो पार्शियल इन्वर्सन होता है, मतलब ऑक्सिलरी चला जाता है सब्जेक्ट के पहले। ऐसे कुल 13 इन्वर्सन होते हैं। हार्डली से होता है, नो सूनर से होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से इन्वर्सन होता है, सो से इन्वर्सन होता है, सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब से, सो का प्रयोग भी के अर्थ में होता है तो भी इन्वर्सन होता है। तो वो सब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ते हैं, इन्वर्सन के रूल्स और एडवर्ब में भी पढ़ते हैं। ये तो बहुत बेसिक वाला है। तो हैड उठकर यहाँ आ जाएगा। हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड देयर, इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचा ही था। और किस लिए पहुँचा था? टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम। यहाँ पर ए छूट गया, ये या बी का यहाँ मार्किंग छूट गई है, सेक्शन बनना। तो हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड देयर, इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचा ही था। किस लिए? टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अब्लेज, जब घर को आग लगा दिया गया। ये वेन वाला क्लॉज शुरू हो गया। वो पहुंचा ही था कि घर को आग लगा दिया गया। और एक फ्रेज है बाबू, सेट समथिंग अब्लेज, किसी चीज को जला देना, किसी चीज को आग लगा देना। सेट समथिंग अब्लेज, सेट समथिंग अब्लेज का मतलब किसी चीज को आग लगा देना। इसी का ये पैसिव लिखा हुआ है, द हाउस वाज सेट अब्लेज। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एरर हमारा यहाँ ए सेक्शन में होगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5। सिंस हिज अराइवल, ये सिंस प्रीपोजिशन है, चूंकि अराइवल नाउन है, PO है। अगर यहाँ तुम करते सिंस ही अराइव्ड तो वो सिंस कंजंक्शन होता, जब से वह पहुंचा, तब ये कंजंक्शन ऑफ टाइम हो जाता। अब ये प्रीपोजिशन है, सिंस दोनों काम करता है। फिलहाल ये प्रीपोजिशन है। हिज पजेसिव एडजेक्टिव है नाउन के लिए।
अराइवल एट और अराइव एट और इन दोनों लेता है, हम लोग जानते हैं ना। अराइव का 3 मामला है, अराइव इन अ प्लेस बड़े जगह के लिए, अराइव एट अ प्लेस छोटे जगह के लिए, और किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, अराइव एट अ कंक्लूजन। अराइव का नाउन है अराइवल। सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन, नेटिव टाउन मतलब गृहनगर, जहां वो पैदा हुआ पला बड़ा, जब से उसका आगमन हुआ उसके नेटिव टाउन में, वह कोशिश कर रहा है। अब वो अभी कोशिश कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, या जब से आगमन हुआ? आगमन कब हुआ? पास्ट में। अराइवल कब हुआ? पास्ट में। और जब से आगमन हुआ तब से वो कोशिश करता रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बस प्रेजेंट का भाव देगा ना हमें, ये वहां से लेकर यहां, तो हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट में ले या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो कि सेंस लगा हुआ है। और ये टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर, ये टू से बना हुआ बड़े सारे मशहूर फ्रेजेज आते हैं जो टू से बनते हैं। क्या क्या फ्रेजेज हमने पढ़े थे? जैसे टू माई सरप्राइज, मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, जब मैं वहां गया मैंने देखा राजू नहीं था। टू माई सरप्राइज आई फाउंड हिम एब्सेंट। टू माई सेटिस्फैक्शन, माई की जगह कोई और पजेसिव भी हो सकता है, मेरे लिए संतुष्टि की बात थी। टू माई सेटिस्फैक्शन ही परफॉर्म्ड वेल। टू माई डिस्पेयर, मेरे लिए निराशा की बात थी। ये टू वाले बड़े मशहूर फ्रेजेज हैं, ये ध्यान रखिएगा, अक्सर वाक्य के शुरू में यूज होते हैं। उसी तरह टू द बेस्ट ऑफ माई पावर, मतलब टू द बेस्ट ऑफ माई पावर मतलब जितनी भी मेरी क्षमता है, अपनी क्षमता के हद तक। तो ही हैज ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर, जितनी भी उसकी क्षमता थी। ट्राई अपने बाद इन्फिनिटिव लेता है, ये ट्राई का ऑब्जेक्ट यहां है। जब से वो आया है, ही हैज ट्राइड टू स्प्रेड, उसने कोशिश किया फैलाने का। क्या फैलाने का? एजुकेशन, गरीबों के बीच। द पुअर, पूरे वर्क को रेफर कर रहा है, द पुअर, द रिच। अच्छा यहाँ आगे नाउन डाला हुआ है, सॉरी, द पुअर मासेज, पुअर एडजेक्टिव है यहाँ मासेज के लिए, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो एरर टेंस का था। नेक्स्ट, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये सब जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बाबू, ये पढ़ने की चीज़ें हैं। अभी आप इसको यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो मैं अब इसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। ये टू से कौन कौन से फ्रेज बनेंगे, वन से कौन कौन से फ्रेज बनेंगे, हमने प्रीपोजिशन की बहुत लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जरूर देखिए। अगर आप वर्ड्स वाले बैच में हैं तो वहाँ तो फिर 15,000 से ऊपर वर्ड्स हो रहे हैं, तो उसको आप देखिए, मोर देन इनफ है, ये सब बच्चे जैसे सवाल है। इन वेरियस पार्ट्स, वेरियस के साथ नॉन प्लूरल होगा, वेरियस का मतलब कई, तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है। देश के कई हिस्सों में, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉन्ड्स जस्ट ड्राई अप, ड्राई डाउन का नहीं, ड्राई अप का प्रयोग होता है सूखने के लिए, ड्राई अवे भी बोल सकते हैं, ये फ्रेजल वर्ब है ना। इवोपरेशन से सूखने के लिए ड्राई अप या ड्राई अवे लेंगे, ड्राई डाउन नहीं। पॉन्ड्स जस्ट ड्राई अप या ड्राई अवे इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ समर, गर्मी के चिलचिलाती धूप में। स्कॉर्चिंग हीट मतलब चिलचिलाती धूप। स्कॉर्चिंग, स्कॉर्च भर्व है, स्कॉर्च का अर्थ होता है जलाना या झुलसाना, उसी का ये बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। चिलचिलाती धूप को स्कॉर्चिंग हीट, सियरिंग हीट, ब्लेजिंग हीट, झुलसाने वाली धूप, जलाने वाली धूप, एक्सट्रीमली हॉट वाले अर्थ में आने वाली, ये सब एडजेक्टिव है। इस अर्थ में फिर आप बहुत सारे और भी एडजेक्टिव आते हैं, जैसे स्काल्डिंग, लेकिन वो पानी आदि के लिए, बहुत खौला हुआ जो पानी होता है जो जला दे, दैट इज स्काल्डिंग। खैर, तो वो वर्ड हो जाएगा। फिर हमारा एरर क्या था यहाँ? ड्राई डाउन। नेक्स्ट बाबू, लाई जो एक वर्ड है, लाई का अर्थ होता है लेटना, इंट्रांजिटिव होता है, लाई, ले, लेन। लाई के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। एक और दूसरा वर्ब है ले, इसका अर्थ होता है लेटाना, ले, लेड, लेड, किसी चीज को पाड़ना, लेटाना, और ये ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे आई लाई इन द शेड ऑफ द ट्री, पेड़ के छांव में, इन द शेड ऑफ अ ट्री, मैं एक पेड़ के छांव में लेटता हूं। अब लेटता हूं ऐसा लग रहा है रूटीन एक्शन है, अगर आप इसको सिंपल पास्ट में बोलते तो ऐसे बोलते हैं, आई ले। यहां ले का मतलब लेटना, लेटना का V2 है, ये इंट्रांजिटिव का V2 है। और आई ले द बैग ऑन द सोफा, आई ले द बैग ऑन द सोफा, यहां पर ले जो है ये ऑब्जेक्ट लिए हुए, तो ऑब्जेक्ट लेने का मतलब है कि आप ट्रांजिटिव वाला फॉर्म लोगे। और ये सिंपल प्रेजेंट कैसे ले रहा हूं मैं? बैग को सोफा पे रखता हूं, जैसा सिंपल प्रेजेंट में अगर लिखेंगे, तो अगर मैंने रखा तो लेड होगा। तो उसी तरह ही लेड द वॉच, उसने वॉच को रखा, हमें ट्रांजिटिव वर्ब का V2 चाहिए था, ऑन द टेबल। एंड देन फॉरगोट, और फिर भूल गया, देन एडवर्ब ऑफ टाइम है, देन की जगह आप आफ्टर दैट भी ले सकते थे, या आफ्टर वर्ड्स भी ले सकते थे। ही लेड द वॉच ऑन द टेबल एंड देन फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, और उसके बारे में पूरी तरह भूल गया जब वह घर लौटा, व्हेन ही वेंट आउट, जब वो बाहर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लाई, ले, लेन, जब हम लोग वर्ब्स का फॉर्म पढ़ते हैं तो ये एक दो नहीं, बहुत लंबी लिस्ट आती है। कई ऐसे वर्ब हैं जिनका जो V2 फॉर्म है वो किसी और अर्थ में V1 होता है, किसी अर्थ में जो V2 है वो किसी और, जैसे हम लोग ग्राइंड, पीसना, तो ग्राइंड का जो V2 होता है, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, पीसना। जब ग्राउंड का आप वो बनाओगे ना, ग्राउंड का एक अर्थ होता है किसी चीज को, हवाई जहाज को उड़ने नहीं देना, तब ये खुद V1 है, तब इसका अपना V2 बनाते हैं, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। उसी तरह विंड, वुंड, वुंड, घड़ी आदि को चाबी देना, और वुंड जब खुद जख्मी करने वाले अर्थ में आता है तो वुंडेड, वुंडेड। तो ये सब पढ़ने की चीजें हैं, गो थ्रू द नोट्स, गो थ्रू द सिलेबस। चलिए नेक्स्ट, ऑल्दो येट वाला बनावट है। ऑल्दो येट जो है कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, जब दो विरोधाभासी बातों को जोड़ना होता है तो हम लोग ऑल्दो येट स्ट्रक्चर लेते हैं। येट को आप ओमिट भी कर सकते हो, ऑल्दो वाले क्लॉज बाद में लिख सकते हैं, येट वाला क्लॉज पहले, दोनों क्लॉज में अपना अपना सब्जेक्ट वर्ब होता है, याद है? जैसे आई वॉज टायर्ड, आई वेंट देयर। अब ये दो वाक्य, मैं थका हुआ था, मैं वहां गया।
अब एक तरफ कह रहे हैं थका हुआ था, दूसरी तरफ कह रहे हैं गया, तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए आप ऑल्दो येट स्ट्रक्चर लगाते हो। हालांकि मैं थका हुआ था फिर भी मैं वहां गया, येट वाला स्ट्रक्चर आगे ला सकते हो, लेकिन तब येट लिखना नहीं, ऑल्दो वाले क्लॉज को बाद में भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आई वेंट देयर। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा रिवीजन होते जाए आपका। ऑल्दो आई वाज टायर्ड, बच्चे लोग को दिमाग में लगा होता है ना कि हमेशा येट वाला क्लॉज बाद में होगा, तो इसलिए मैं बार बार ये लिख के बताता हूँ कि ऑल्दो वाला क्लॉज बाद में हो सकता है, अर्थ के कॉन्टेक्स्ट से देख लेना। ये नहीं कि अगर यहाँ खाली स्थान दे दो तो येट भर दो। ऑल्दो ही ड्रॉ सैलरी का मतलब सैलरी प्राप्त करना, ऑल्दो ही ड्रॉ सैलरी, गुड सैलरी, अच्छी सैलरी प्राप्त करता है, रीजनेबली गुड, तार्किक रूप से मतलब व्यवहारिक रूप से ढंग का, एलवाई लगाकर एडवर्ब बना है गुड के लिए, गुड एडजेक्टिव है सैलरी के लिए, सैलरी ऑब्जेक्ट है ड्रॉ का। हालांकि वो अच्छी सैलरी प्राप्त करता है फिर भी ही हैज अ लार्ज फैमिली, उसके पास एक बड़ा परिवार है, टू सपोर्ट करने के लिए। ही हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, मतलब सैलरी तो अच्छी खासी है बट बेचारा का हो नहीं पाता क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा परिवार को उसको भरण पोषण करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। ही हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट। और हालांकि एंड यूजेबल है बट बेहतर होता है यहां पर अगर सो का प्रयोग होता है, इसको हालांकि एरर नहीं मान रहे बट ये बेहतर होता है। और वह ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट, और उसे वह यह चीज मुश्किल लगती है। फाइंड मेक ऐसे हम लोग कई वर्ब्स पढ़ते हैं जो अक्सर ऑब्जेक्ट लेके कंप्लीमेंट लेते हैं। फाइंड है, मेक है, किप है, ये वर्ब्स अक्सर अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके कंप्लीमेंट लेंगे। मेक अक्सर अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके कंप्लीमेंट लेता है। ही मेड मी, अब इसका कोई मतलब नहीं ही मेड मी तो आप सैड बोलते हो। आई फाउंड हिम स्लीपिंग, कंप्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है, कोई एडजेक्टिव आ सकता है। कीप इसी तरह से आता है, कॉल इसी तरह से आता है, ऑब्जेक्ट लेके कंप्लीमेंट। दे कॉल मी, अब इसका कोई मतलब नहीं, दे कॉल मी नेताजी, अब ये पूरा हो गया तो यही कंप्लीमेंट होता है ना। तो ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट, उसको यह मुश्किल लगता है। और यह क्या, टू मेक बोथ एंड्स मीट, मेक बोथ एंड्स मीट एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है अपने खर्चों को पूरा करना। ये फाइंड का असली ऑब्जेक्ट यही इन्फिनिटिव है, तो सर ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव वाला फ्रेज बड़ा लंबा चौड़ा है, तो इसको अगर आप यहाँ फाइंड के बाद लिखते ना तो फाइंड अपने कंप्लीमेंट से दूर हो जाता, तो इसीलिए पूरा इन्फिनिटिव वाला फ्रेज जो कि असली ऑब्जेक्ट है किसका, फाइंड का, उसको बाद में लिख दिया और उसकी जगह प्रोनाउन इट लगा दिए। कोई एरर नहीं है, नो एरर। और मैं वरीड हूँ न्यू व्यूअर्स को लेकर, अगर अपने बच्चे हैं तब तो कोई शंका ही नहीं है कि उनको निश्चित तौर पे ये सारे सवाल बनने चाहिए उनसे। नेक्स्ट, वाइल जो है दो तरह का कंजंक्शन होता है। वाइल एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है, जब वाले अर्थ में ड्यूरेशन का भाव देता है। जैसे आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग, द लाइट वेंट आउट, ये दो सिंपल सेंटेंसेज है, दो अलग अलग वाक्य हैं। मैं सो रहा था, लाइट कट गई, बिजली कटना के लिए लाइट वेंट आउट बोलते हैं, लाइट कटनी। अब दोनों को जोड़ दिए वाइल से, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है, जब मैं सो रहा था लाइट चली गई। और हमने पढ़ा था कि अगर लॉन्गर एक्शन पे कंजंक्शन लगाओगे तो वाइल, और अगर जो शॉर्टर एक्शन है या जो बाधक कार्य है, अगर एक काम चल रहा हो और उस बीच कोई दूसरी काम हो गई, तो अगर आप लॉन्गर एक्शन के साथ कंजंक्शन लगाते हो तो वाइल, और अगर आप बाधक कार्य के साथ लगाओगे तो वेन। तो अगर आप कंजंक्शन यहां ना लगाकर यहां लगाएंगे तो फिर वेन लगेगा। आई वाज स्लीपिंग व्हेन द लाइट वेंट आउट। और वाइल दूसरा था एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। मैं कोशिश कर रहा हूं रिवीजन कराते चलूं, दो विपरीत बातों को जोड़ता है। ये वेयर एज का सिनोनिम्स होता है, जबकि अर्थ होता है। यहां जो आप देख रहे हैं और एडवर्सेटिव समझते हैं ना, जो विपरीत बातों को छोड़े, बट है, वेयर एज है, वाइल है, येट है। तो जब एक तरफ यह स्पष्ट है, वाइल इट इज अपेरेंट, यह स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, ये दैट से बना नाउन क्लॉज है कि बायोटेक्नोलॉजी प्रदान करती है अच्छा खासा फायदा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट सही है, प्लूरल फॉर्म में एडजेक्टिव सही है। और ये जो पूरा नाउन क्लॉज है बच्चा, यही इज का सब्जेक्ट है। अगर इसको सीधा लिखते तो लिखते कि दैट बायोटेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स इज अपेरेंट, नाउन क्लॉज की जगह इट लगा हुआ, इंट्रोडक्टरी इट। तो वाइल वाला क्लॉज यहां खत्म हो गया। वाइल वाले क्लॉज में सब्जेक्ट है इट, वर्ब है इज, इसका कंप्लीमेंट अपेरेंट। अब यहां से मेन क्लॉज शुरू हुआ, एडिक्वेट अटेंशन, पर्याप्त ध्यान, यहां से दूसरा क्लॉज शुरू हो गया। एडिक्वेट अटेंशन हैज नॉट बीन फोकस्ड, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि स्पष्ट है कि भैया बहुत सारा फायदा हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, ऑफर बेनिफिट मतलब बेनिफिट देना, जानने के बावजूद कि बायोटेक्नोलॉजी से बहुत लाभ हो सकता है। एडिक्वेट अटेंशन हैज नॉट बीन फोकस्ड ऑन दिस एरिया। अब फोकस का प्रीपोजिशन जो है, फोकस समथिंग ऑन समथिंग, टू समथिंग नहीं। तो सर ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा फोकस के बाद, भैया यहां प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव है, तो फोकस का ऑब्जेक्ट हट गया है, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया पैसिव का, और यहां पर सीधे प्रीपोजिशन ऑन आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हटा लोगे तो सीधे प्रीपोजिशन दिखेगा ना यहां पर। तो अटेंशन हैज नॉट बीन फोकस्ड ऑन दिस एरिया, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, तो ये प्रीपोजिशन का एरर था। फिर से दोहरा दूं, फिक्स प्रीपोजिशन की बहुत वास्ट लिस्ट है, पूरे इंडिया में इतने लेंथ एंड ब्रेथ में प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाई जाती है। और लिखवाना एक चीज़ होता है, याद कराना एक और चीज़ होता है, समझाना एक और चीज़ होता है। आपको जो मेरी जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें तीनों चीज़ मिलेगा, याद भी होगा, लिखोगे भी और समझ भी आएगा, और रिवीजन भी बहुत जबरदस्त होगा। तो गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। नेक्स्ट, बीइंग अ सनी डे, एक सनी डे, सनी डे मतलब धूप वाला दिन। ये सनी जो है ना, ये सन से देखो कई नाउन है, नाउन में वाई जोड़कर एडजेक्टिव बनाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे सफिक्स है, कई नाउन में एलवाई लगता है किसी में, जैसे एंगर से एंग्री, एंगर नाउन है, क्रोध, और एंग्री एडजेक्टिव है। एंगर मैन नहीं बोलते, एंग्री मैन बोलते हैं ना। क्लाउड से क्लाउडी, आज बहुत ही क्लाउडी स्काई है, बादल वाला आसमान है। डर्ट से डर्टी,
ग्राइम से ग्राइमी, दैट्स अ ह्यूज लिस्ट जो हम लोग क्लास में 50 रफा पढ़ते हैं कम से कम। तो वो सनी डे, धूप वाला दिन होने की वजह से मैं। अब हमने पढ़ा था कि अगर वाक्य की शुरुआत में कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा हो या बिफोर आ रहा हो तो दो चीज हो सकता है, या तो वो बाद वाले सब्जेक्ट को रेफर करेगा एज प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह, या वो खुद सब्जेक्ट होगा, जेरंड का काम करेगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, वो खुद सब्जेक्ट होगा बाद वाले वर्ब का, या तो वो बाद वाले वर्ब का खुद ही सब्जेक्ट होगा और या वो बाद वाले सब्जेक्ट को रेफर करेगा। इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं। जैसे गोइंग देयर, वहां जाते हुए, आई सा लायन, मैंने एक शेर देखा, तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये गोइंग रेफर कर रहा है आई को, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वहां जाते हुए। और ये देखो गोइंग देयर इज डिफिकल्ट, दोनों गोइंग तो वाक्य के शुरू में, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ऊपर वाला गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये वाला गोइंग जेरंड है, खुद सब्जेक्ट है इसका, वहां जाना मुश्किल है। और अगर ये गलत सब्जेक्ट को रेफर करें ना तो इसको मिस रिलेटेड पार्टिसिपल कहते हैं, फिर इसको करेक्ट करना पड़ता है। ये होता क्या है, ओरिजिनल मैं एक लाइन में बस याद दिला दूं, हालांकि मैं इसको लेंदी नहीं करना चाह रहा। अगर एक सब्जेक्ट दो काम करे, ये दो अलग अलग वाक्य थे, आई वेंट देयर आई सा लाइन, एक सब्जेक्ट दो काम करता हो और साइमल्टेनियस एक ही साथ दोनों काम कर रहा हो, तो उनमें से एक सब्जेक्ट और वर्ब को हटा के प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। अब ये बड़ा लंबा सेक्शन है ग्रामर का, तो हम लोगों ने यहाँ आई और वेंट को हटाकर इसकी जगह गोइंग कर लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये रेफर करेगा बाद वाले सब्जेक्ट को। तो वही उसी तरह यहाँ जो बी क्रिया का पार्टिसिपल है और ये रेफर कर रहा है आई को, तो धूप वाला दिन होने के वजह से मैं, तो ऐसा लग रहा है धूप का दिन कौन है, मैं हूं। तो मिस रिलेटेड पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो कंप्लीट क्लॉज फॉर्मेशन करेंगे, या तो कंप्लीट, अगर गलत सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो इस रिश्ते को तोड़ना होगा, अगर सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर गलत सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो आपको बचने के लिए यहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन डालना होगा, ये कंप्लीट क्लॉज बना दो, ये लो, एज इट वाज अ सनी डे। अब ये सही हो गया, चूंकि यह एक धूप वाला दिन था, आई डिसाइडेड टू स्किप, डिसाइड अपने बाद इन्फिनेटिव लेता है, डिसाइड, वांट, चूज, जैसे पहला क्वेश्चन था ना जेरन लेने वाले वर्ब, तो कई वर्ब अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, वांट, विश, इंटेंड, प्लान, मैनेज, थ्रेटन, चूज, है ना, डिसाइड, रिफ्यूज, प्रॉमिस। आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम, मैंने फैसला किया क्या, काम को छोड़ने का, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया स्किप का, इन्फिनेटिव का। और डिसाइड के साथ दो इन्फिनेटिव, एक टू स्किप और एक है टू स्टे, इसका टू छुपा हुआ, जब दो इन्फिनेटिव एंड से जुड़ते हैं ना तो टू हट जाता है। तो आप मैंने फैसला किया क्या, स्किप करने का और रहने का, दो फैसला हुआ, तो ये दोनों इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है डिसाइड के। एरर हमारा ए में है। नेक्स्ट, वी हैड, हमें करना पड़ा, हैड यहाँ स्वयं मेन वर्ब है, बहुत सिंपल है ये। हैव का कोई भी फॉर्म हो, हैव हो, हैड हो, हैविंग हो, है जो कोई भी फॉर्म हो, ये ऑक्सिलरी केवल एक शर्त पे होगा, जब इसके बाद V3 है। अगर हैव के बाद V3 छोड़कर कुछ और है, हैव तीन ही चीज लेता है, देखो हैव ना अपने बाद तीन ही चीज लेता है, या तो हैव के बाद V3 आएगा, हैव मतलब कि हैव का कोई भी फॉर्म, तो हैव ऑक्सिलरी होगा। अगर हैव के बाद आपने नॉन प्रोनाउन यूज कर लिया तो हैव खुद मेन वर्ब होगा, और अगर हैव के बाद आपने इन्फिनेटिव यूज कर लिया तो वो ऑब्लिगेशन को दिखाएगा, हैव खुद मेन वर्ब होगा। ये देखो, आई हैव ब्रोकन द चेयर, तो ये हैव ऑक्सिलरी है। आई हैव अ कार, ये हैव मेन वर्ब है। आई हैव टू गो, ये इन्फिनेटिव आ गया, ये भी मेन वर्ब है हैव, लेकिन ऑब्लिगेशन। वी हैड टू कैंसिल, हमें कैंसिल करना पड़ा आवर ट्रिप, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनेटिव का, टू दिल्ली, ट्रिप टू अ प्लेस। टू लेने वाले नाउन जो है बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से नाउन अपने बाद प्रीपोजिशन टू लेते हैं। विजिट टू अ प्लेस, वर्ब के रूप में टू नहीं लेता विजिट, लेकिन नाउन के रूप में लेता है। आई विजिटेड टू दिल्ली नहीं बोलना है, अगर नहीं याद आ रहा है तो प्रीपोजिशन वाले जाके नोट्स को देखो, फिर से प्रीपोजिशन में पढ़े हो ये, आई विजिटेड टू दिल्ली, ये एरर का क्वेश्चन आएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन आता है ये, लेकिन नाउन के रूप में लेता है। विजिट, रीच, अप्रोच, ट्रिप टू अ प्लेस, याद आ रहा है। उसी तरह सॉल्यूशन टू समथिंग, एक्सेप्शन टू समथिंग, की टू, पासपोर्ट टू, थ्रेट टू, इनकम्बरेंस टू, हिंड्रेंस टू, ये टू लेने वाले नाउन है। तो वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज, क्योंकि व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन, क्योंकि जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, यहाँ रिच टू नहीं लेगा, क्यों, चूंकि सर अभी तो बोल रहे थे रिच टू लेगा, बाबू नाउन के रूप में, ये वर्ब है, टू लगा कर एरर होगा यहाँ। जब हम पहुंचे, तो हम पहुंचे कब, पास्ट में, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि एक घटना पास्ट की है, हम पहुंचे कब, पास्ट में, ट्रेन जा चुकी थी उससे भी पहले। नेक्स्ट, मेनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड, मेनिया के बाद, मेनिया का हिंदी होता है कैयक, है ना। मेनी इन जनरल, मेनी एडजेक्टिव है, और मेनी जो है, मेनी के बारे में हम लोग 8-10 बातें पढ़ते हैं, उनमें एक बात यह है कि मेनी तो जनरली प्लूरल नाउन लेता है, क्योंकि मेनी का अर्थ होता है कई, मेनी बॉयज, मेनी बुक्स, ऐसा करके। और मेनी सिंगुलर नाउन ले सकता है, लेकिन बीच में आर्टिकल आएगा, मेनी अ बॉय, तब वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है, हैज फेल्ड। मेनी एन एप्पल इज रॉटन, मेनी को इम्फेटिक बनाने के लिए मेनी के पहले अ गुड या अ ग्रेट जोड़ते हैं, आ को देख के कंफ्यूज मत होना, मेनी के पहले अ गुड या अ ग्रेट जोड़ने से भी नाउन प्लूरल ही रहेगा। मेनी सिंगुलर नाउन तब लेता है जब मेनी के बाद आर्टिकल आते हैं, और मेनी प्रोनाउन का भी काम करता है अगर अकेले आए। खैर, तो मेनी एडजेक्टिव है स्टूडेंट के लिए, मेनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड, फेल इन समथिंग, फेल इन टेस्ट, बट लेकिन दिलीप हैज स्कोर्ड, बट दिलीप हैज स्कोर्ड 100%। अब ये जो 100% है ना, ये फ्रेज गलत होता है, बोलचाल में लोग ऐसे बोल देते हैं, तो दिलीप हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स आपको बोलना चाहिए, नाउन का क्वेश्चन है।
कई लोग सेंट% बोलते हैं, लेकिन जो सही वर्ड होता है वो है फुल मार्क्स। ही हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स, या ही हैज स्कोर्ड सेंट%, या ही हैज गॉट भी कर सकते थे, ही हैज गॉट फुल मार्क्स। या तो अगर स्कोर करना है तो सेंट% बोलो, और या गेट कर लो तो और अच्छा हो जाएगा। ये मत बोलिए 100% मत बोलिए, ये एरर हो जाएगा। ही हैज गॉट फुल मार्क्स। कई बच्चे फेल हो गए, लेकिन दिलीप ने फुल मार्क्स स्कोर किया है। नेक्स्ट, द जनरल विथ ओवर, ओवर का मतलब ऊपर, विथ ओवर 1000 ऑफिसर एंड सोल्जर, 1000 अधिकारियों और सैनिकों के साथ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विथ आए, टुगेदर विथ आए, अलॉन्ग विथ आए, पास्ट पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, एंड नॉट हो, रेदर देन हो, तो यहाँ पर जो वर्ड आता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। उसके बाद जो वर्ब आएगा ना वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे द बुक्स सोल्ड बाय मोहन वर न्यू, वाज नहीं करना। क्यों वर करना है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बुक्स है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो वही है, द जनरल 1000 सैनिकों और अधिकारियों के साथ हैज सरेंडर्ड, ने सरेंडर कर दिया भारतीय ट्रूप्स के सामने। कौन से भारतीय ट्रूप्स? हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। जो, हु का एंटीसीडेंट है ट्रूप्स। हु आर पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग मतलब वो घूम घूम कर किसी इलाके का जांच करना, दैट इज कॉल्ड पेट्रोल। तेल वाला पेट्रोल नहीं, ये तेल वाला पेट्रोल ऐसा होता है। द वैली, वैली मतलब घाटी। तो एरर हमारा यहाँ बॉल में आ रहा है। नेक्स्ट, यदि उसने एग्जाम तेजी से दिया होता, इफ ही हैड रिटन द एग्जाम फास्टर, जितना लिखा उससे ज्यादा तेजी से, टाइप 3 कंडीशनल है। इफ ही हैड रिटन, टाइप 3 कंडीशनल क्या होता है ना, पास्ट की कल्पना को दिखाता है। तो इफ क्लॉज में सब्जेक्ट हैड V3 होता है, और मेन क्लॉज में भी सब्जेक्ट वुड हैव V3 होता है, और यह आमतौर पे पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाता है। इफ ही हैड लिसन टू मी ही वुड हैव सक्सीडेड इन लाइफ, तो यदि उसने लिखा होता एग्जामिनेशन को तेजी से, फास्टर एडवर्ब है लिखने के लिए, और ही के बाद 2 वर्ब है, एंड हैड आंसर्ड 1 मोर क्वेश्चन, और एक और सवाल का जवाब दे दिया होता, दिया नहीं, अगर दे दिया होता, ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। ये मेन क्लॉज यहां शुरू हो गया, ये वुड हैव V3, वुड हैव V3, ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर, उसने और अच्छा, जितना किया उससे बेहतर किया होता। तो एरर ए में है। नेक्स्ट, फॉर डिकेट्स, दशकों से, डिकेट बोलते 10 साल की अवधि, प्लूरल डिकेट्स, दशकों से, देयर हैव बीन अ डिबेट, एक बहस रही है, एक विवाद रहा है, और डिबेट ऑन समथिंग। अभी हम लोग टू वाले नाउन देख रहे थे ना, उसी तरह ऑन वाले नाउन, उसी तरह फॉर वाले नाउन, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, डोंट मिस दैट। वहां तो लगता है सर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, अब भैया हम यहाँ ऑन की जगह कुछ भी कर दे, तुमको क्या पता कि ऑन होना है कि एट होना है। टू लेने वाले मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, की टू, पासपोर्ट टू, थ्रेट टू, सॉल्यूशन टू, एक्सेप्शन टू, इनकम्बरेंस टू, हिंड्रेंस टू। अब ऐसे मैं यहाँ एग्जाम्पल नहीं दूंगा, पढ़ाना नहीं है, रिवीजन कराना है। इनकम्बरेंस टू कैसे यूज होता है, जाके प्लेलिस्ट देखिए। ऑन लेने वाले, इंफॉर्मेशन ऑन समथिंग, रिमार्क ऑन, कमेंट ऑन, डिबेट ऑन समथिंग, डिसीजन ऑन समथिंग। फॉर लेने वाले नाउन, पेंचेंट फॉर, लाइकिंग फॉर, फॉन्डनेस फॉर, दीवानगी जिस चीज के लिए, डिजायर फॉर, क्रेविंग फॉर, कैपेसिटी फॉर, टेंडेंसी फॉर। तो डिबेट ऑन, और ऑन का ऑब्जेक्ट ये वेदर से बना पूरा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज किससे बनता है? इफ से, वेदर से। सदियों से, दशकों से बहस रही है किस चीज के ऊपर, कि क्या सिजोफ्रेनिया जो है वो एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक बीमारी है, क्या वो शरीर के माथा के अंदर कुछ का बीमारी है, या मन का बीमारी है, फिजिकल बीमारी है या साइकोलॉजिकल है। वेदर से बना ये पूरा नाउन क्लॉज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ऑन का। चूंकि हमारा कंप्लीमेंट सिंगुलर है, और हम जानते हैं कि देयर जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा, देयर जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ना, तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन द कंप्लीमेंट। तो देयर इज अ किंग, देयर आर 2 किंग्स, तो चूंकि नाउन यहां सिंगुलर है तो यहां पर हैज होगा, देयर हैज बीन अ डिबेट। और प्रेजेंट परफेक्ट क्यों ले रहे हैं? सदियों से, सदियों से, अभी नहीं है डिबेट, सदियों से रही है, दशकों से रही है, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं, मेन वर्ब है, कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि कंप्लीमेंट लिए हुए है ये। नेक्स्ट, मोहन इज द वन, मोहन वो इकलौता व्यक्ति है, मोहन इज द वन हु फाइंड्स, मोहन इज द वन हु फाइंड्स, मोहन इकलौता है जो फाइंड करता है, जो देखता है, ढूंढता है। क्या ढूंढता है? अब एक फ्रेज है बाबू, फाइंड फॉल्ट विथ समबडी, किसी में कोई दोष निकालना, ये ऐसे प्लूरल बना भी सकते हो, नहीं भी, फाइंड फॉल्ट विथ समबडी, किसी में कमी निकालना। ही फाइंड्स फॉल्ट्स विथ मी, वो हमेशा मेरे में दोष निकालते रहता है। फाइंड फॉल्ट विथ समबडी फ्रेज है, लिख लोगे इसको। मोहन इज द वन हु का एंटीसीडेंट वन है, मोहन वो आदमी है हु फाइंड्स फॉल्ट विथ, और बीच का ऑब्जेक्ट वाट एवर से बना नाउन क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज के बिना आप अंग्रेजी, अगर नाउन क्लॉज नहीं समझ रहे तो भैया बहुत मुसीबत है। फिर जो कुछ भी राम करता है, राम डज, और डज का ऑब्जेक्ट वाट एवर है, और ये पूरा मिलकर पीओ है विथ का, नो एरर। नेक्स्ट, देयर इज अ नीड, एक जरूरत है, और नीड जो है नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों ही हालत में नीड अपने साथ फुल इन्फिनिटिव लेगा। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है। आई नीड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलने की जरूरत है। देयर इज अ नीड, एक जरूरत है, टू रिवाइज,
रिवाइज मतलब किसी चीज़ को दोबारा से देखना। सरकार को अपने पॉलिसीज को रिवाइज करना होगा, संशोधित करना होगा, फिर से उसको ठीक करना होगा। देयर इज अ नीड टू रिवाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनेटिव का। किस चीज़ के ऊपर पॉलिसी? अभी बोल रहे थे ना, ऑन लेने वाले नाउन, कमेंट ऑन, रिमार्क ऑन, डिबेट ऑन, इंफॉर्मेशन ऑन, पॉलिसी ऑन समथिंग, पॉलिसी ऑन कंट्रोलिंग। किस चीज़ के ऊपर? सरकार को अपनी नीतियों को रिवाइज करना होगा ऑन कंट्रोलिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट है कंट्रोलिंग का, जेरेंट का। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को, अनऑथराइज अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन निर्माण को कंट्रोल करने की नीतियों को सरकार को रिवाइज करना होगा, उसकी एक जरूरत है। नेक्स्ट, अभी देखो, इट बिगिंस देयर, इट बिगिंस देयर, देयर को हटाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो देयर जब हटेगा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान बता रहा बिगिन का, या वहां शुरू होता है। पूछो या कहां शुरू होता है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वेयर डज इट बिगिन। डज निकला तो V5 V1 में बदल जाएगा। ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब से बना क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑक्सिलरी सब्जेक्ट मेन वर्ब। लेकिन जब नॉन क्लॉज बनाओगे तो डज कहां चला जाएगा, वापस इधर जाके फिर बिगिंस हो जाएगा। तो वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? नो का ऑब्जेक्ट के पूरा नाउन क्लॉज। ये सवाल नहीं है, नाउन क्लॉज है, वेयर इट बिगिंस। अगर यहां डज कर देते तो क्वेश्चन हो जाता, बट वी डू नॉट नो, लेकिन हम नहीं जानते कि ये कहां खत्म होता है। अब बाबू, वेयर जब खुद नॉन क्लॉज बना रहा है तो दैट का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, दैट भी नॉन क्लॉज बनाता है, लेकिन यहां वेयर इटसेल्फ नॉन क्लॉज ऑब्जेक्ट है। कंजंक्शन का बेसिक सा सवाल है, तो एरर सी में है, 17 में बी में था। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे आसान तरीका, सुपरलेटिव है। किस चीज का मेथड? मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। कौन कौन से नाउन ऑफ लेते हैं भाई? दर्थ ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, लैक ऑफ, कमी, पॉसिटी ऑफ, अधिकता के लिए अबंडेंस ऑफ, सरप्लस ऑफ समथिंग, अबंडेंस ऑफ समथिंग, एक्सेस ऑफ समथिंग, प्लेंटी ऑफ समथिंग, वे ऑफ समथिंग। उसी तरह मेथड ऑफ समथिंग, चांस ऑफ, कौन कौन से नाउन ऑफ लेंगे? देयर इज नो चांस ऑफ हिज सर्वाइवल, होप ऑफ। तो ये मस्ट है प्रीपोजिशन। नॉट ओनली, बच्चों को लगता है प्रीपोजिशन पूछेगा तो उसके लिए, पर नहीं, बिना प्रीपोजिशन के आप स्ट्रक्चर नहीं कमांड कर सकते। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग, जोड़ने का, टू पीसेज, क्या जोड़ने का? वेल्ड का ऑब्जेक्ट है दो पीसेज ऑफ मेटल, मेटल के दो टुकड़ों के जोड़ने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान इज है, ये मिसप्रिंट है, सॉरी, ये एरर नहीं है, मिसप्रिंट है, इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। ये जो सब्जेक्ट है ना, उसका वर्ब यहाँ है, बाकी बीच में छोड़ दीजिए, पढ़िए। द सिंपलेस्ट मेथड इज नोन, सबसे आसान तरीका को जाना जाता है एज प्रेशर वेल्डिंग। नो का एक बनावट, नो के कई बनावट होते हैं। नो समबडी समथिंग एज समथिंग, वी नो हिम एज द आयरन मैन, वी नो हिम, हम उसे जानते हैं आयरन मैन के रूप में। पैसे बनाओ, ही इज नोन एज द आयरन मैन। नो, कंसीडर, वेनरेट, इस तरह के वर्ब समबडी एज समथिंग वाला बनावट लेते हैं। तो वो एज सही है, सब कुछ सही है। दिक्कत क्या है कि वेल्ड का अर्थ होता है दो चीजों को जोड़ना, तो टुगेदर का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, गैर जरूरी है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण फायदों, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, सब्जेक्ट वन है हमारा। वन ऑफ द बेनिफिट्स इज, महत्वपूर्ण फायदों में से एक है। वन ऑफ द बेनिफिट्स इज, वन सब्जेक्ट है, उसका वर्ब यहां इज। फायदों, महत्वपूर्ण फायदों में से एक है कि आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, की हम जीवन का हमारा स्तर सुधरा है। ये दैट से बना पूरा नाउन क्लॉज है, जो इज का पूरक है, कंप्लीमेंट है। मशीन युग, जो आज का दौर है, ये मशीन का युग है। मशीन युग के महत्वपूर्ण फायदों में से एक है। अब जब हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि एज का नाम हो, पीरियड का नाम हो, उनके साथ द लगाते हैं। 30 से 40 ऐसे मामले आते हैं जहां पर द निश्चित तौर पे लगता है। नदी का नाम, समुद्र का नाम, महासागर का नाम, धरती के साथ, सूरज के साथ, चांद के साथ, धर्म ग्रंथ का नाम, याद आ रहा है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम, थिंग्स ऑफ इन्वेंशन के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जाकर एक बार रिवीजन कर लेना, नहीं याद आता है तो यहाँ द मशीनेज होगा। सर ऐसे कैसे पहचानेंगे? यही तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ चैप्टर वाइज कंट्रोल। आर्टिकल का क्वेश्चन बनाया क्या? अगर आप चाहेंगे कि आर्टिकल का हम बिना 400-500 सवाल बनाए, तो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे 50 क्वेश्चन होगा, तो ये थोड़ी आपको ध्यान जाएगा। ये तब जाएगा ना जब आपके सब कॉन्शियस माइंड में एकदम बैठा हुआ हो कि हाँ मुझे आता है, देन ओनली यू कैन सॉल्व दैट। अखबार का नाम, रेस्टोरेंट का नाम, होटल का नाम, ये तमाम चीजें अपने साथ द लेते हैं। हवाई जहाज का नाम, ट्रेन का नाम, पानी जहाज का नाम, पर्वत श्रृंखला, द हिमालयाज, द प्रभात खबर, अखबार का नाम, द राजधानी, ट्रेन का नाम, तो वो सब याद रखो ना, द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ। नेक्स्ट, द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथन पीरियड, ये सब किए थे। देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक अर्जेंसी का सेंस है, सेंस मतलब एहसास, आभास। देयर इज अ सेंस इन डूइंग समथिंग होता है, सेंस का प्रीपोजिशन होता है इन, सेंस इन, सेंस इन डूइंग समथिंग। देखिए जब जान रहे हो कि वो सब बंद है वहां, तो वहां जाने का कोई लाभ है? रेबेल, देयर इज नो सेंस, कोई फायदा नहीं है वहां जाने में, इन गोइंग देयर। टू गो लगा के एरर देता है, सेंस इन डूइंग होता है, सेंस टू डू नहीं करना, इन्फिनिटिव नहीं लेते, इन प्लस बिफोर लेते हैं।
तो देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोकेटिंग, एक अर्जेंसी का सेंस है किस काम में, लोकेट करने में। लोकेट मतलब ढूंढना, क्या लोकेट करने में, सोर्स, ये ऑब्जेक्ट है लोकेटिंग का। अल्टरनेटिव, वैकल्पिक, हम वैकल्पिक सोर्सेज, पानी के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने में हमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। और ऑगमेंट का अर्थ होता है बढ़ाना, ये इन्फिनिटिव आ गया। ड्विंडलिंग मतलब कमता हुआ, ड्विंडल का B4 है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ड्विंडलिंग सप्लाई मतलब कमता हुआ सप्लाई। और ये जो सप्लाई नाउन है ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव का। ये पूरा इन्फिनिटिव से बना फ्रेज है। हम लोग इन्फिनिटिव को जब पढ़ते हैं कि इन्फिनिटिव के 6 काम है, उसमें एक काम हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि इन्फिनिटिव कई बार वर्ब का पर्पस बताता है, एडवर्ब ऑफ पर्पस कहलाता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पीओ ये सब तो करता ही है, कभी कभी वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो अर्जेंसी का सेंस है पानी का वैकल्पिक स्रोत ढूंढने में। क्यों, किस लिए चाहिए पानी का वैकल्पिक स्रोत, दूसरा स्रोत क्यों चाहिए पानी का, घटते हुए सप्लाई को ऑगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। बाकी सब तो सही है, ये फ्रेज ऑफ पर्पस सही है, एडजेक्टिव सही है, ऑब्जेक्ट सही है, प्रीपोजिशन सही है, जेरेंड सही है, सेंस इन डूइंग होता है वो भी सही है, अल्टरनेटिव एडजेक्टिव है सोर्सेज के लिए, सोर्सेज ऑब्जेक्ट है लोकेटिंग का। लेकिन गड़बड़ यहाँ है, सिंगुलर नाउन को विदाउट आर्टिकल नहीं लिखना। अंग्रेजी का सबसे बड़ा पाप होता है, अगर इंडेफिनिट है तो एन दो, डिफिनिट है तो द दो, लेकिन विदाउट आर्टिकल नहीं लिखो। आई हैव पेन नहीं कर सकते, आई हैव अ पेन। और डिफिनिट होगा तो द पेन इज रेड। तो सर कभी भी सिंगुलर नाउन विदाउट आर्टिकल नहीं आएगा, आएगा जब आर्टिकल का नियम ऐसा कहे। जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, तो वहां नहीं लगाएंगे। याद आ रहा है क्या? तो देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये बनाते बनाते प्रैक्टिस से, अभ्यास से आएगा ये। चैप्टर वाइज कंट्रोल, चैप्टर वाइज कंट्रोल। नेक्स्ट, हालांकि ये वो कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। देयर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन, नो एडजेक्टिव है, तीनों नाउन के साथ आता है। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन इन इंडिया, भारत में कोई उत्पादन नहीं है। हालांकि भारत में डायरेक्टली कोई उत्पादन नहीं, वर्चुअली एडवर्ब है। फिर भी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो कि किताब है वो अनुमान लगाती है, वर्ब सिंगुलर होगा, चूंकि दोनों सिंपल प्रेजेंट में है। तो यहाँ ऑल्दो वाला क्लॉज यहाँ खत्म हो गया इंडिया के पास, यहाँ से येट वाला क्लॉज शुरू हो रहा है, येट ओमिटेड है। हालांकि भारत में कोई उत्पादन नहीं है, डायरेक्ट उत्पादन नहीं है, फिर भी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अनुमान लगाती है। और एस्टिमेट B5 होगा, सिंगुलर होगा, का ऑब्जेक्ट दैट से बना नाउन क्लॉज। क्या अनुमान लगाती है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट स्टॉक्स, भारत के पास है, क्या है, स्टॉक है। अकुमुलेटेड मतलब जमा, अकुमुलेट का V3 है, अकुमुलेट, अमास, जमा करना, उसी का थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव। लार्जेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। शायद, पर है, भारत के पास शायद सबसे बड़ा अकुमुलेटेड स्टॉक है सिल्वर का दुनिया में। ये एस्टिमेट का पूरा ऑब्जेक्ट है, B5 होगा सिंगुलर। नेक्स्ट, नाइदर द सीवियर अर्थ, सीवियर मतलब अति, एक्सट्रीम, सीवियर, एब्जेक्ट, अटर, अटमोस्ट, ये सब अति वाले अर्थ में आते हैं। सीवियर अर्थक्वेक, नॉर द सब्सिक्वेंट फैमीन, फैमीन मतलब अकाल, भोजन की कमी। फैमीन को नहीं कंफ्यूज करना ड्राउट से, ड्राउट होता है पानी की कमी, भोजन की कमी को फैमीन बोलते हैं। यह है बारिश की कमी, सुखाड़, और यह है अकाल। ना तो भूकंप, ना ही सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद आने वाला। सब्सिक्वेंट और कंसिक्वेंट, कंसिक्वेंट होता है परिणाम स्वरूप, और सब्सिक्वेंट होता है किसी चीज के बाद घटित होने वाला, और यह परिणाम स्वरूप आने वाला। ना तो भूकंप, ना ही उसके बाद आने वाले अकाल डिमोरलाइज कर पाया देश के लोगों को। एरर बॉल में है, नाइदर नॉर। चलो अगला, एज सुन एज, कंजंक्शन ऑफ टाइम है, जैसे ही मैं पहुंचूंगा नई दिल्ली, मैं तुमको फाइल भेजूंगा। हम लोग यहाँ प्रेजेंट में खड़े हैं, मैं बोल रहा हूँ जैसे ही पहुंचूंगा, तो पहुंचूंगा कब? आई विल रिच, आई सेल रिच या विल रिच, जो भी लिखना लिखिए, सीएल और वेल में ज़्यादा परेशान मत होना। आई सेल सेंड, मैं तुमको भेजूंगा। सॉरी नीचे लिखा गया, मैं थोड़ा ऊपर लिख ले रहा हूँ इसको। देखो, जब हम लोग प्रेजेंट में होते हैं और भविष्य में दो काम हो, मैं पहुंचूंगा कब? आई सेल रिच और आई सेल सेंड। जब दो काम भविष्य में हो और दोनों को कंजंक्शन ऑफ टाइम से जोड़ेंगे ना, तो जिसके साथ जूनियर कंजंक्शन लगा होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसका सेल हट जाएगा या विल हट जाएगा। ये टाइप 1 स्ट्रक्चर कहलाता है। बल दोनों कम फ्यूचर का, लेकिन विल सेल नहीं लगाते। एज सून एज आई रीच न्यू दिल्ली, ये जूनियर क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। आई सेल सेंड यू, मैं तुमको भेजूंगा, क्या भेजूंगा? फाइल। सेंड डाई ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्या किसे दोनों का जवाब मिलेगा। क्या भेजूंगा? फाइल। किसे? तुम्हें। और कौन सा फाइल? जो तुमने मांगा है। यू हैव आस्क्ड फॉर द फाइल। यहाँ जो फॉर का ऑब्जेक्ट है फाइल, वो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। सर दैट दिख नहीं रहा है। ये पीओ जो है रिलेटिव प्रोनाउन जब ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो आप उसको हटा देते हैं। ये लिखा होता तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। और दैट का एंटीसीडेंट ये है, और यही फाइल ऑब्जेक्ट है सेंड का। एरर यहाँ सेल में है। नेक्स्ट, ऑल, ये तो बेसिक सा सवाल आ गया। सभी फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है तो ऐसा हट जाएगा। अनकाउंटेबल की लिस्ट याद है? लैंड, थंडर, लाइटनिंग, आसमान में जो बिजली चमकती है, लाइटनिंग में एस नहीं जोड़ना, सॉरी हाँ एस तो नहीं जोड़ना, ई मत जोड़ना। यहाँ स्पेलिंग पूछता है इसका। आसमानी बिजली, जो आसमानी बिजली चमकती है, इनका सीधे प्लूरल नहीं बनाते, एन नहीं लगाते, नंबर नहीं लगाते। अगर एक जमीन है तो अ लैंड नहीं, अ पीस ऑफ लैंड या प्लॉट ऑफ लैंड। दो जमीन है, टू पीसेज ऑफ लैंड। उसी तरह न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, ब्रेड, वर्क, लगेज, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है जिनका डायरेक्ट प्लूरल नहीं करते, पार्टिटिव कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं।
ऑल द फर्नीचर हैज़ बीन रिप्लेस, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव है, बाय द ऑनर ऑफ द हाउस। डन। और ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं इस चैनल पे डाल रहा हूँ, कृपया इसको लाइक शेयर करो। अगर लगा कि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड, कमेंट में जरूर बताइए कि क्या इसका सॉल्यूशन मैं लाइव कराऊँ या रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियो में डाल दूँ। जैसा आप कहेंगे उस तरह का हम इसको करेंगे। तो सारे लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसको बताइएगा किसके साथ क्या करना है। और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है, आई होप आपको पसंद आए। एक दुविधा होती है कि मैं कितने डिटेल में जाऊँ, क्योंकि जब इसको डिटेल में जाने लगूंगा तो पता चला कि 25 क्वेश्चन में 5 घंटे लग जाएंगे। वो करना नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ग्रामर पढ़ा है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता सॉल्यूशन करने का इसका। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को, और लगातार इसको करेंगे। ये जो प्लेलिस्ट है ये बहुत शानदार किताब है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आपने शुरू में देखा होगा वीडियो का इंट्रोडक्शन, तो बहुत आनंद आने वाला है इसमें। इसकी प्लेलिस्ट की जो पीडीएफ जरूर प्रिंट आउट करा लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक या कमेंट सेक्शन में भी पीडीएफ, इस किताब की पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।